नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कौशल में। जी हाँ दोस्तों, से आप सभी को पता है कि यहाँ पर आप सभी की पेट स्पेशल जो एग्जाम स्पेशल जो है सीरीज स्टार्ट की गई है। और इसमें जो है आपको डेली क्विज की कराए जा रहे हैं जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इसीलिए जो है फटाफट आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और कल जो है एक क्लास हुई थी, आज दूसरी क्लास है और सुबह जो है आप लोग की पॉलिटिक्स क्लास भी चला करेगी जो स्पेशल मैंने आप लोग को कल ही बताया था। इसमें आप लोग का रिवीजन स्पेशल जो है काम चला होगा आप लोग का। ठीक है, रिवीजन स्पेशल, जी हाँ, क्योंकि एक वीक मैंने आपको बताया पॉलिटी का होगा, एक वीक हिस्ट्री स्पेशल जो है चलाई जाएगी। इसलिए आप लोग फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। और साथ ही साथ आप में से जो भी छात्र और छात्रा अगर अभी तक मेरे जो है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर नहीं जुड़े, जरूर से जरूर जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर टेलीग्राम आप जुड़ेंगे तो जो ये मैं आपको यहाँ पर क्विज करा रहा हूँ इसकी फ्री पीडीएफ मिलेगी, जिससे आप इसका क्या रिवीजन कर लीजिएगा और जो आप गलतियाँ की उसको सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। जी चलिए, रहा पहला प्रश्न आज का और बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का? तो जितने लोगों ने यहाँ पर गोवा जवाब दिया वो सही जी भैया, गोवा सबसे छोटा राज्य है। ये पूर्ण शासित राज्य है। ठीक है, और ये सबसे छोटा है, इसको भूलिएगा मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बताइए? जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 6 वर्ष जवाब दिया और सही कर जी भैया, 6 वर्ष जो है कार्यकाल होता है, वही लोकसभा के सदस्यों का 5 वर्ष होता है। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है बताइए? जो खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, उन्हें कौन सा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? प्रसिद्ध नमक लेबरा क्या है? प्रसिद्ध नमक लेबरा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबद्ध है? किस राज्य से संबद्ध है बताइए? चलिए जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ओडिशा, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या ओडिशा जवाब दिया है वो सही कर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए, जवाब दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। उनसे भी कहिए कि आप कितना सही कर रहे हैं, एक बार उनसे भी कहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त भी अच्छे नंबर लाए, आपके साथ वो भी कुछ अच्छा करे, तो आप उन्हें शेयर करिए और बताइए से आप सही करें। ठीक है, कौन सा एक हरित गृह गैस नहीं है? यहाँ पर नहीं है, पूछे से ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, वो कह रहा है कौन सा नहीं है। चलिए बताइए कौन सा नहीं है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, नाइट्रोजन, जी भैया नाइट्रोजन नहीं आता, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये तीनों जो है आपके ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं और इसके जवाब देते हैं। ठीक है, चलो पहला पढ़ते हैं, इसे पढ़ना स्टार्ट करिए आप लोग, आप लोग पढ़िए, मैं देख रहा हूँ, चलिए पढ़ते रहिए आप लोग। जी भैया जवाब देते रहिए, अरे मतलब पढ़ते रहिए। ठीक है, चलो। हाँ जवाब दीजिए, पढ़ते रहिए। स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। ठीक है, हो गया, ये सच्चाई है भैया, ये सच्चाई है। जो आज लोग कहते हैं कि गांधी जी ये थे, गांधी जी वो थे, लेकिन उन्होंने जितना कुछ सहन करके हम लोगों के लिए इतनी बड़ी चीजें की, आज कहने वाले कुछ भी कहे उससे क्या फर्क पड़ता है। उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? पढ़िए ध्यान से, जनतांत्रिकता से हानि बताना, अंग्रेजी राज के दोष गिराना, धार्मिक आस्था और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। तो जितने लोगों ने यहाँ पर डी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना जवाब दिया वो सही कर रहे हैं। डी जितने लोगों ने जवाब दिया सही कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है? चलिए भैया, धर्मनिरपेक्षता यहाँ पर पूछ रहा, अभी आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, पढ़ा है तो बताइए क्या है।
पढ़ा है तो बताइए, जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पढ़ा होगा, बताइए। क्योंकि इसी में है, इसी में है जिसका सही जवाब क्या होगा। सभी धर्मों का आदर। जी भैया, धर्मनिरपेक्षता यही चीज है कि हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। किसी धर्म में क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, ये उस धर्म का अपना खुद का मैटर होता है। ठीक है, आप उस धर्म पर उंगली ना उठाइए। अगर उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप उसे एक बार बोलिए, लेकिन जबरदस्ती दूसरे धर्म पर जाकर के उंगली ना उठाइए। यही जो है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। ठीक है। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। कैसे माना जाए कि हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था वो जनतांत्रिक था। चलिए, आप लोगों ने पढ़ा था पूरा। अगर पूरा पढ़े तो बताइए क्या होगा। पूरा पढ़े हैं आप लोग तो बताइए क्या होगा। जी भैया, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। जनतांत्रिक का तात्पर्य होता है जहां लोगों की भागीदारी दिखाई दे, या फिर जहां पर जो है लोगों के लिए कुछ किया जा रहा हो। जब लोगों के लिए कुछ होता दिखता है ना, तो लोग खुद ब खुद सामने आते हैं। ये मैंने देखा, लेकिन आप कुछ करके दिखाइए। बड़ी दिक्कत क्या है ना कि आदमी को जब तक कुछ करके ना दिखाओ, वो आपके साथ नहीं आता है। दिए गए गद्दांश में प्रयुक्त स्प्रीह ग्रिड स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। चलिए देखते हैं। जितने लोगों ने क्या प्राप्त करने योग्य, जितने क्या स्पृहणीय का क्या प्राप्त करने योग्य जवाब दिया है वो सही कर। दिए गए गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है। बताइए लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताना चाहे, जवाब दीजिए। जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ क्या महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था ये बताया था। क्योंकि अगर आप पूरा पढ़े होंगे तो वहां पर गांधी जी का जिक्र आपको मिला होगा। ठीक है। अगर आप चारों देखेंगे तो इनमें से आपको क्या महात्मा गांधी जी का जिक्र उसमें जो है गद्दांश में दिखा था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये फिर से आ गया, फिर से पढ़ते हैं और फिर से जवाब देते हैं। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, चलो रेडी। विधाता रचिता सृष्टि के सिरमौर है, मनुष्य सृष्टि की कारीगरी का सर्वोत्तम नमन है। स्वराज और लघु रूप मात्र मानव कल्पना की तेज मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता उसी का कृति रूप ही तो सृष्टि है। मन तो मन मानव का शरीर भी आकृति में देखने में इससे भव्य आकर्षक और लावण्य रूप सृष्टि में अन्यत्र कहाँ है। अद्भुत एवं अद्वितीय है। मानव सौंदर्य साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही अप्रस्तुतों का, मैं स्लो बोल ही रहा हूँ ठीक है, इसे आप लोग पढ़ सकें, अप्रस्तुतों का विधान किया और इस सौंदर्य राशि से सभी की आप्यायित करने के लिए अनेक काव्य सृष्टियां रच डाली। साहित्य शास्त्रियों ने सभी इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए अनेक रसों का निरूपण जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है। उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल एवं नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से यह गति से वपु यंत्र एकाएक अवरुद्ध हो सकता है। व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक अंग के विपरीत होने पर सारा शरीर दंडित हो, यह काल कवलित हो जाए, यह विचरणीय। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदल कर उसके स्थान पर नया पुर्जा, ठीक है, नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्व सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है।
तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बना सकता? शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार कर निरंतर अध्यवसाय पूर्ण साधना के अनंतर अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ यह ध्यातव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसे स्वीकार नहीं। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण आवश्यक है। अंग प्रत्यारोपण से पूर्व उतक परीक्षण अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्राय सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया। ठीक है, चलिए। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है। यंत्रवत, ठीक है, कहा गया क्यों? की बताए क्यों कहा गया है माय डियर? बताइए क्यों कहा गया है? जवाब दीजिए सभी लोग। मानव शरीर को यंत्रवत क्यों कहा गया, बताइए। जी भैया जी, जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया, अवयव रूपी पुर्जों को विकृत होने से सते शरीर यंत्रवत निष्क्रिय, मतलब इन्होंने जो शरीर है उसकी तुलना किससे की थी? एक मशीन से की थी। किस प्रकार से मशीन जो है जब उसके कोई पुर्जे खराब हो जाते हैं तो निष्क्रिय हो जाता है, वैसे ही शरीर की हमारे पार्ट्स भी है। ठीक है, चलो। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या थी, बताइए। दायित्वपूर्ण चुनौती क्या थी, बताइए। जी भैया, क्या? अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। ठीक है, यही तो चुनौती थी कि कैसे हम इसे करेंगे, और फाइनली उसे अब कर भी रहे हैं। अंत में तो यही करा है। अनुच्छेद में निरामय शब्द का क्या अर्थ, पर्याय है या अर्थ है, बताइए। निरामय का क्या अर्थ होता है, बताइए। चलिए बताइए क्या होता है। इसीलिए इतना आराम से पढ़ाता हूँ कि जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो, क्योंकि गद्दांश में समय लगता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या स्वस्थ, जी भैया स्वस्थ जवाब दिया है क्या? अनुच्छेद अगर आप देखेंगे निरामय यानी क्या, स्वस्थ बनाने की बात की, और सही कर ले। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्यों? मानव को सृष्टि का लघु रूप क्यों माना गया, बताइए। बहुत ही आसान है यार, अभी अगर आप लोग पढ़ोगे बहुत ही आसान है, पहली लाइन में ही लिखा था इसे। क्योंकि भैया मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। क्योंकि मानव के मन में जो घटित होता है, क्योंकि सृष्टि पर मानव ही रह रहे हैं और मानव के ही की कार्यकलापों का असर तो आपको सृष्टि पर दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, साहित्य शास्त्रों में। क्या? वैज्ञानिक दृष्टियों का अपेक्षाकृत अभाव कहाँ पर? हमारे साहित्य शास्त्रों में मिलता है। चलो भैया, यहाँ पर इसका अध्ययन करिए और बताइए। चलो ये चार्ट दिया गया, चार्ट देखो, इसका अब जो है अध्ययन करो और जवाब दो। चलो आ गया, ग्राफ के क्वेश्चन आ गए, टेबल के आ गए। यहाँ पर क्या दिया, सीमेंट का उत्पादन दिया है मिलियन टन में, ये आपको वर्ष दिया गया है, ये आपको कितना उत्पादन हो रहा है ये दिया गया है। पहले देख लीजिए फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले देख लीजिए ध्यान से। आइए क्वेश्चंस करते हैं। प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन क्या था? प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन क्या था? आइए देखते हैं। ये रहा हमारा प्रथम 3 वर्ष, 2009-10, 10-11, 11-12। चलिए बताइए कितना है भैया? 42, 44, 58। कितना आ रहा है आप लोग का, बताइए।
चलिए, अगर आप लोग का बी आ रहा है तो सही है, बी आएगा, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। तो सीमेंट का सबसे अधिक उत्पादन किस वर्ष दर्ज हुआ, बताइए। सबसे अधिक कब दर्ज हुआ, जवाब दीजिए। सीमेंट का उत्पादन सबसे अधिक कब दर्ज हुआ था। देख लिया आप लोगों ने, कौन से वर्ष में हो रहा है भैया, 2014-15, ठीक है। चलो, यहाँ पर क्या जवाब हो जाएगा, 2014-15। ओके जी, चलो। 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना। 2011-12 के दौरान जो वृद्धि प्रतिशत थी, वो इसके पिछले यानी कि 11-12 की तुलना में, सॉरी 10-11 की तुलना में कितनी थी। 11-12 का कह रहा है, पिछला माने 10-11 होगा, ठीक है। चलो बताओ, 11-12 का कह रहा है 10-11 की तुलना में कितना था, मतलब 44 से 58 हुआ ना, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बताइए। चलो भैया, कई क्वेश्चंस कराए थे, बताइए फटाफट। बहुत आसान होता है, कुछ करना नहीं होता है। 58 था, 44 हुआ, तो कितने का आया, 14 का। अब 14 की वृद्धि हुई तो क्या करना है, अब आप सोचो क्या करना है। वृद्धि 14 की, तो बताइए क्या हो जाएगा। यही करना है। कितना जवाब आएगा, 31.8। आपका जवाब क्या आएगा, 31.8, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। मतलब घटने में सबसे ज्यादा कब घटा है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो बताइए कब सबसे ज्यादा घटा, जवाब दीजिए। कब सबसे ज्यादा घटा है, बताइए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो भैया 90 से 98 हुआ, 98 से सीधे 60 हुआ, और 60 के बाद देखिए इतना कहीं घटोतरी नहीं हुई होगी। अगर आप देखेंगे तो भैया यही है, 98 से 60, तो कब, 15 से 16, तो क्या हो जाएगा, 2015-16। देखिए जवाब भैया मिल गया है। अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो फिर से ग्राफ देख लीजिएगा, पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा बैक होकर देख लीजिएगा, 5 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष डॉट डॉट के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। मतलब किस वर्ष जो है पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई है, बताइए। चलिए ग्राफ देखते हैं, कब सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, देखते हैं। चलिए देखते, बताइए सबसे ज्यादा वृद्धि कब हुई है, बताइए। घटोतरी देख लिया, वृद्धि बताइए कब, जवाब दीजिए। भैया देखो, इतने से अगर आप नहीं देख पाए तो दिक्कत होगी, क्योंकि सर्वाधिक वृद्धि अगर कभी दर्ज की गई थी 2013-14 में, क्योंकि आप 55 से 90 हुआ, इतनी वृद्धि कहीं नहीं हुई है, ठीक है। इसलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 2013-14। देखो यार, इसमें कुछ कैलकुलेशन करने जैसी चीज ही नहीं है। आप अगर ग्राफ सही से देखना जान जाओ तो आप खुद ही कर लोगे। मैंने इसलिए प्रैक्टिस भी आपको कराई थी करीब 10-15 दिन, ठीक है। चलो भैया, ये आ जाओ प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखो क्या है, ये करोड़ रुपए में ये आयात है, ये वर्ष दिया है। चलो बताओ, पहले ग्राफ देखो क्या कह रहा है, ग्राफ देखो क्या कह रहा है, समझो, फिर क्वेश्चन अपने आप समझ जाओगे। हाँ भैया, अब चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। एक्स का जो आयात था उसके औसत आयात से अधिक था। पहले औसत निकाल लो, सभी का औसत निकाल लो, कितना है, 700 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 1300 प्लस 2000, बताइए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल।
9 7 16 16 और 24 कितना, 2000 2000 2 4000 4000 6000 6000 73, 7300। अब बटा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, कितना देगा 6। 7300 बटा 6 कितना आएगा। आपका आ जाएगा 1,1216.66, ठीक है। अब बताइए कब जो है 1216 से ज्यादा कब कब है। तो आप पाएंगे भैया ऐसे केवल जो है दो ही बार हो रहा है, ऊपर 17 18 18 19 में। तो कितनी बार हो रहा है, दो बार। इसका सही जवाब क्या होगा, दो बार। ओके चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर कितना, मतलब अधिक और अगर कम देखा तो ज्यादा दो बार हुआ है औसत से, तो कम कितनी बार हुआ है, चार बार। तो बताओ अंतर कितना आएगा। भैया अंतर दो आएगा, ये तो बच्चों वाला है। 4 - 2 होगा। वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है। चलिए यह बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड। बताइए क्या होगा। चलिए देखिए ग्राफ ये रहा, आप लोग देखिए, आप लोग समझ जाएंगे प्रश्न क्या पूछ रहा, पढ़ लिए ना। अब बताओ क्या होगा। चलो भैया इसका जवाब क्या होगा। 2,000 करोड़ रुपए, ठीक है। औसत इतना है तो इसका कितना है, 7,783.34 हो जाएगा। अब 783.34 बटा क्या, 1216.66 और गुणे क्या, 100, तो कितना आ जाएगा। बताओ कितना आ जाएगा। ये भैया आपको करना है, मैं यहाँ पर हिंट दे सकता हूँ। हिंट क्या पूरा सॉल्व कर देता हूँ, और क्या ही बताओ। ये हिंट थोड़ी ना, हिंट मतलब होता है केवल एक लाइन बताना, यहाँ तो पूरा सॉल्व किया जाता है। जी भैया उसको आप अगर सॉल्व करेंगे 64.38 आएगा, कितना, 64.38 आएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2014-15 से 15-16 के दौरान एक्स के आयात वृद्धि प्रतिशत है। आयात वृद्धि प्रतिशत कितना है बताइए। ये रहा ग्राफ हमारा, बताइए। कितना आएगा भैया वृद्धि प्रतिशत, जवाब दीजिए। तो 900 करोड़, 900 करोड़ से 1200 करोड़ हो रहा है, तो कितना, 300 का अंतर आ रहा है, गुणे 100 हो रहा है, कितने से पूछ रहा है आपके, 2014-15 से, तो बटा 900 कितना आ जाएगा। क्या जवाब होगा, देखो 33.3%। वेरी गुड। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर एक्स के आयात की वृद्धि का औसत है, बताइए। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर एक्स के लिए आयात की वृद्धि का औसत कितनी है, बताइए। तो वह सभी वर्षों में अगर वर्ष दर वर्ष वृद्धि का योग किया जाए तो यहाँ 200 हुआ है, यहाँ 300 हुआ है,
यहाँ पर आपका 0 हुआ है, यहाँ पर आपका 100 हुआ है, यहाँ पर 700 हुआ है। अगर आप इसको जो 2 3 5 5 1 6 6 7 13 1300 का आपका कितना योग हो रहा है, आप समझ के ना, ये जोड़ना था आपको। अगर आप ये नहीं कुछ और जोड़ रहे तो गलत है। और इसको बटे 5 करें, क्योंकि कितने 1 2 3 4 और ये 5 जीरो भी है ना, इन 5 वृद्धियां हुई तो 1300 बटे 5 कितना आ जाएगा आपका 260। तो भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 260। ठीक है, चलो क्लियर भैया जी। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चले यहाँ पर सारणी के तालिका के प्रश्न दिए गए, कौन से तालिका सारणी के, चलिए करिए। ए बी सी डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। ए सोमवार मंगलवार शुक्रवार शनिवार, चलो 4 दिन है, बताइए, देखिए पहले आप लोग समझिए। समझिए आप लोग पहले क्या कहना क्या चाह रहा है ये। ग्राफ के क्वेश्चन आ जाते हैं, समय लग ही जाता है कितनी भी जल्दी पढ़ाना चाहो। चलिए आइए बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तियों बी सी डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है, चलिए औसत बताइए बेची गई वस्तुओं का। तो भैया औसत निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बी सी डी का कह रहा है, बस उठाइए 20 और सी और डी उठाइए, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। 45 25 20, 45 48 40, माफ करेगा 45 48 40 है, माफ करिएगा, ठीक है। 45 48 और 40, सोमवार मंगलवार शनिवार का रहा, ठीक, गलती हो गई थी। तो 45 48 40, ओके, बटा क्या 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 133 आ जाएगा, बटा 3 तो कितना आ जाएगा 44.33। अब ये सब तो यार ऑप्शंस बिना देखे भी तो करा जा सकता है। चलो सी होगा ना, क्लियर, चलो। सप्ताह के सभी 4 दिनों में व्यक्ति डी वस्तु की बिक्री की तुलना में व्यक्ति बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। 4 दिनों के कंपैरिजन पर कह रहा है कि जो डी ने बेचा है उसकी तुलना में जो बी की बिक्री उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बताइए। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है पहले आप लोग बताइए, पहले ये आपके सामने टेबल भैया देखो, बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो भैया यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, डी का आप देख लो पहले, फिर किसका देखना है, बी का देखना है। तो डी का आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा 20 26 41 40, तो यहाँ पर 127 आ रहा है, जोड़ते ही आ गया। बी का क्या इधर है 45 50 28 40, कितना आ जाएगा, और 28 40 68 और 45, ठीक 83 और 163 आ जाएगा। अब अंतर कितना आएगा 163 माइनस 27 करोगे कितना 36 का अंतर आएगा, कितना 36 का अंतर आएगा, ठीक है। 36 का अंतर आएगा, तो 36 गुणे 100 बटा क्या करना है, बटा क्या करना है, बड़ा करना 127, क्योंकि हमें देखना है डी के कंपेयर में, ओके जी। तो बताइए कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए। 36 बटा 127, तो 12 127 किससे कटेगा, कितनी थी 127, चलिए सॉल्व करिए, वही आपका जवाब होगा, करो करो। जी भैया 28.3 क्या होगा, 28.3% इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य अंतर कितना, चलो सोमवार और शुक्रवार जब डे वाइज निकालना, बताओ। सोमवार और शुक्रवार को जो बेची गई उसका औसत का अंतर बताना, चलो भैया बताओ फटाफट, कितना आसान सा प्रश्न है। शुक्रवार और
ठीक है ना। तो सोमवार को 40, 45, 25, 50 कितना हो जाएगा? 130। अब ये कितने 4 दिन, तो 130/4। और शुक्रवार को कितना बेचा जा रहा है? 109/4। ठीक है, इतना तक कर लिया ना आप लोगों ने। इसका कितना आ जाएगा? 130/4 का कितना हो जाएगा भैया? आई थिंक 30 पंचे 30 चौका 120, हाँ 32.5। और इसका कितना आ जाएगा? 109 का हो जाएगा आपका 25 चौका 100, और 27.25। ठीक है, 27.25। अंतर कितना आ रहा है भैया? दोनों में अंतर निकालो। 32.5 में 27.25 घटाओ कितना आ जाएगा? बहुत आसान है यार, 5.25 अंतर आ गया। अब बताओ, वृद्धि बताओ कितना है? अंतर कितना, सॉरी अंतर पूछा था, तो अंतर कितना? 5.25। ठीक है, ये 2 होगा, माफ करिएगा 2 होगा, 4 नहीं होगा। ओके, तो 5.25। ठीक है, यही दिया ही है, उतना उतना गलती चलता है यार। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में सही कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में अगर गलत दिया होगा तो वहां चुपचाप अपना ये टिक करके आ जाना, बाद में अगर कैंसिल करता है तो कैंसिल हो जाने देना। लेकिन आपको अगर दिख रहा है कि यही होगा तो यही होगा। कॉन्फिडेंस भी नाम की एक चीज होती है। मंगलवार को व्यक्ति ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को व्यक्ति द्वारा बेची गई सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात कितना है? मतलब ए मंगलवार को जो बेच रहा है और शनिवार को जो सी बेच रहा है उसका अनुपात कितना है? तो आइए देखते हैं। प्रश्न समझ गए ना? चलो देखो फटाफट बताओ क्या होगा। तो बताइए भैया क्या होगा। तो मंगलवार को व्यक्ति ए द्वारा बेची गई वस्तुओं की संख्या कितनी है? 35। और फिर क्या है? शनिवार को व्यक्ति सी द्वारा बेची गई वस्तुओं की संख्या कितनी है? 45। तो अंतर कितना आ जाएगा? 35/45। तो कितना अनुपात आ जाएगा? 5×7=35, 5×9=45, 7/9। इससे छोटा अनुपात आएगा ही नहीं भैया, क्योंकि यही लॉक कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 7/9। क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है? ए आगे सी पीछे, तो उसी आधार पर रखना है, वरना ये कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान देना। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को व्यक्ति सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी? मतलब डी जो बेच रहा है सोमवार को और शनिवार को सी जो बेच रहा है उसका कितना प्रतिशत है? चलो भैया, अगले को छोटा दिखाते हैं प्रश्न में। कितनी गंदी बात है बताओ, ऐसे भला कोई पूछता है? बताओ, ऐसे पूछ लो तो घर में कहेंगे अरे घमंड आ गया इसके। चलिए बताइए। सोमवार को व्यक्ति डी द्वारा और शनिवार को व्यक्ति सी द्वारा, सोमवार को व्यक्ति सी द्वारा 25, और शनिवार को व्यक्ति सी, तो एक मिनट, जस्ट वेट। सोमवार को व्यक्ति डी द्वारा 20, और शनिवार को व्यक्ति सी द्वारा क्या 45। ठीक है, चलो। तो कितना प्रतिशत ज्यादा हो रहा है ना, ये पूछ रहा है। तो 45 का अगर हम x% निकालें, x%, तो कितना हो रहा है? 20 आएगा, मतलब 20 आ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, कितना प्रतिशत ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? तो इसका क्या हो जाएगा? 45x क्या हो जाएगा? 2000। ठीक है, x क्या हो जाएगा? 2000/45। बात वही पड़ेगी यार, चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे। तो क्या आ जाएगा? 44.44। ओके, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 44.44। अगर जो लोग मुझसे पहले कर ले रहे, वेरी गुड, काफी अच्छी स्पीड है, काफी अच्छी समझ में आ रहा। बात वही थी, ठीक है, कुछ इतना परेशान नहीं होना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपसे जो है पूछ रहा है, ये जो है मध्य फसलों का उत्पादन है। वर्ष दिया है गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, दालें, आलू दिया है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तभी इसमें टाइम देने से बेकार होगा। वर्ष 2010-11 से वर्ष 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना था? चलिए भैया, 10-11 से लेके 16-17, 10-11 से लेके 16-17 के मध्य जो आलू है, आलू का औसत उत्पादन कितना था? चलो भैया फटाफट आलू का औसत उत्पादन निकालो, चलो। आलू का औसत उत्पादन निकालिए भैया। बस 5 प्रश्न जल्दी करते, उसके बाद फटाफट हम लोग के जी के क्वेश्चन आ जाएंगे। जल्दी करते से मैथ के।
तो कितना है 210 प्लस 220 प्लस 222 प्लस 245 प्लस 315 प्लस 400 प्लस 445। तो कितना हो जाएगा उस साल कितना, 1 2 3 4 5 6 7 साल है। चलिए, तो इन दोनों इन सबको जोड़ के आपको कितना आ रहा है, जोड़िए फटाफट जोड़िए भैया, जोड़ने का काम तो आपका है, मैं बता सकता हूँ। अब क्या जोड़ के भी दिखाऊं, जोड़ के क्या योग आएगा वो मैं बता सकता हूँ। चलो, अभी तक अगर आप लोगों ने जोड़ के इसे 2057 नहीं ला पाए तो बहुत ही निराशा की बात है। तो औसत कितना आ जाएगा, 293.86 टन। अब टन तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि एक ही मात्रक दिया रहेगा, बाकी 293.86 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। क्लियर जी। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2016-17 के बाद इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया, देखते हैं। ये रहा ग्राफ आपके सामने, सॉरी तालिका है ये, ग्राफ नहीं है, इसे तालिका कहते हैं, ठीक है, टेबल। ये टेबल आप लोग के सामने, बताइए इसका क्या होगा। देख लीजिए, आप लोग प्रश्न पढ़ लिए ना। अब तो प्रश्न अगर पढ़ लिए तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 15-16 में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आलू का उत्पादन 16-17 के मध्य दिन में से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई, ठीक है। अब अगर गिरावट पूछ रहे हैं तो बताइए किस में गिरावट दर्ज की गई, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 16-17 के मध्य, तो 16-17 का मध्य ये रहा, अब बताइए कौन सा है। तो भैया अगर हम इसे देखेंगे तो हमें क्या जवाब मिलता है पता है, आपको जवाब मिलेगा यहाँ पर, पता है क्या है। आपको दिख रहा होगा कि आलू और बाजरा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाजरा और आलू में आपको क्या वृद्धि दिख रही होगी, ठीक है। मतलब वृद्धि वृद्धि दिख रही होगी, ये देखिए यहाँ कहीं कमी नहीं हुई होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आलू और बाजरा हो गया, ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, तुलना में गिरावट दर्ज की गई, पिछले वर्ष तुलना में गिरावट दर्ज की गई। यार ये जो ऑप्शन दिया ना, ये ऑप्शन थोड़ा सा मुझे चकरा रहा है। ये बढ़ता जा रहा है, इसमें भी तो 10 20 22 23 45 15 इसमें भी बढ़ता जा रहा है। यार ये आलू और बाजरा के बीच मामला थोड़ा सा बड़ हो गया है। लेकिन अगर ज्यादा देखा जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। ये क्वेश्चन छोड़ते हैं यार, क्वेश्चन कंफ्यूजन में डाल, क्योंकि जो ऑप्शन दिया आलू और बाजरा दोनों दिया है और तुलना में गिरावट दर्ज की गई, अगर गिरावट की तरफ जाएंगे तो चावल और जौ अगर देखते हैं तो चावल भी देखिए इसमें और जौ देखिए, फिर दोनों में इसमें जो है चावल में गिरावट दर्ज की गई है, इसमें नहीं, तो चावल होगा जवाब, ठीक है। चलिए चावल, जितने लोग यहाँ पर क्या चावल जवाब दिए वो सही कर रहे हैं। वो 2015-16 में वर्ष 2010-11 का लगभग कितना गुना आलू का उत्पादन पूछ रहा, आलू देखते हैं 15-16 और 10-11 देखते हैं, पहले आलू की तरफ पढ़ते हैं। ये रहा हमारा आलू, आलू हमारा दोस्त है, ठीक है। चलो बताओ, 15-16 की तुलना में बताइए, 2010-11 की तुलना में 15-16, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा। तो 10-11 में कितना है, 210 है। 15-16 में कितना है, 400 है। तो अब ये देखो कितना गुना है, तो गुना का मतलब है 210 का अगर x गुना है जो है 400, तो x का मतलब आ जाएगा 400 बटा 210,
यही तो। कितना हो जाएगा? जीरो जीरो कैंसिल, 40/21 कितना आएगा? चलो ऑप्शन की तरफ मैं ले चलता हूँ, तो आप लोग कैलकुलेट करते रहिए कितना होगा। यस, 1.90। अगर आपका 1.90 आया है देन गुड, वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई? चलिए भैया गेहूं उत्पादन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष गिरावट दिखाई दी है भैया, आपको बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। वेरी गुड। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, सीधा सा जवाब था, बहुत ही सीधा सा जवाब था। और इसका जवाब क्या था भैया? बी। बी मतलब क्या होगा? बी मतलब क्या होगा? पहुंच पाए आप लोग? जय भैया 2014-15 क्या था? 14-15। आइए दिखाते हैं आपको 14-15 था कि नहीं। देख लो ये 14-15, और देख लो है कि नहीं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस फसल में वर्ष 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? लगातार वृद्धि कह रहा है। बाजरा, दाल, मक्का, जौ। बाजरा, दाल, मक्का, जौ, चारों में देखना, सब देखने से फायदा नहीं है। बाजरा, दाल, मक्का, जौ। क्योंकि देखो और बाकी दिए तो है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रहा ना। ऑप्शन में केवल चार तो नहीं, चारों पर फोकस करना है, यही होती है स्मार्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, क्या पूछ रहा है उस पर फोकस करना, क्या हम जानते हैं उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए। तो किसमें भैया गिरावट आई है बताइएगा, ध्यान से देखिए। 13 से 17 के मध्य, ठीक है, 2013 से लेकर के 17 के मध्य। 1110, 1160, 1450, ये मक्का में 40, 90, 110, 75, 200, 216, 160, 260, 310, 370, 360, 260। तो भैया बताओ इसका क्या होगा? अगर आप लोग ध्यान से देखिए भैया, तो इस हिसाब से पता है किस में आ रहा है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है वृद्धि, अगर देखा जाए तो बाजरे में लगातार वृद्धि हो रही है। क्योंकि देखो 1110, 1160, 1450, 1460 लगातार वृद्धि हो रही है, बाकी सभी में लगातार नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाजरा। ठीक है, समझ गए। चलो अब आते हैं भैया जी के क्वेश्चन तरफ, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, चलो बताइए। इनमें से कौन सा हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? चलो बताओ हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जवाब दिया, सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? धनवंतरी नहीं, धनवंतरी। ठीक है, चलिए बताएं कौन थे। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है? चिकित्सक थे। ठीक है, एक चिकित्सक थे। अब बाकी इतना डिटेल में लिखा है तो वो आप जानिए तो अच्छी बात है। किस क्रम में भारत है? बताइए कौन, ये जो चारों है इनमें तीनों में से भारत आने का क्रम क्या था बताइए? भारत आने का क्रम क्या था बताइए? जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है? 2-3-1। जितने क्या 2-3-1 जवाब दिया और सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? चलिए जवाब जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, प्लासी के युद्ध में, तो जवाब दिया और सही कर ले।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था, बताइए किस में किया गया था। भैया बहुत आसान है, बहुत आसान है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मान के चलिए पूछ ही लिया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का, क्या लाहौर, लाहौर में किया गया था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उस समय, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग, तो एबीसीडी जो दिया गया इसका बताइए सही मेल कौन सा होगा। मिलान करिए, इंडियन नेशनल आर्मी, आर्मी जो है किससे संबंधित है, गदर पार्टी किसे, बताइए। जी भैया, 2 1 3 4 यानी क्या, ए का सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला आपका क्या था, बीडी सावरकर, होम रूल लीग एनी बेसेंट, सही है कि नहीं, चेक कर लो। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे, बताइए, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जानते भी होंगे कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या मेगास्थनीज जवाब दिया वो सही कर ले, तो रटा होगा मेरे ख्याल से। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, उसी बात लिखा गया था, साइमन गो बैक गो बैक गो बैक, बताइए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका क्या 1928 जवाब दिया, क्या 1928 जवाब दिया और सही कर ले। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या कृष्णा जवाब दिया, क्या कृष्णा जवाब दिया और सही कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, क्योंकि ये बेसिक जी के क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई, बताइए, प्रथम बार जो चढ़ाई की किस वर्ष की गई थी, जवाब दीजिए। 1953, जितने क्या 1953 जवाब दिया वो सही कर ले। अगला प्रश्न, उनमें से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, मोहम्मद अली जिन्ना, जी भैया, जिन्ना जी ही इसका विरोध कर रहे थे। जिल्ला जिन्ना जी और सावरकर जी के बारे में पता है क्या है। जिन्ना जी तो अपना हिंदू और मुस्लिम नेशन बनाने में सफल हुए थे, क्योंकि उस समय जो है उनकी बात को काफी लोग समर्थन करते दिख रहे थे, लेकिन जिन्ना जब सावरकर ने ऐसी डिमांड की थी तो उसके साथ दिक्कत ये हुई थी कि उन्होंने कहा कि आप अगला अगर हिंदू देश बनाना चाहते हो तो किस आधार पर बनाओगे, कई लंबी कहानी शेर छोड़िए, उसमें कहा हम लोग पढ़ते हैं, जल्दी क्लास खत्म करते हैं। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, बताइए, क्योंकि वो सब केस बहुत लंबा, कोई मतलब की बात नहीं होती, ठीक है। तो जितने लोगों ने आप इसका क्या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी इसे क्या HRA के नाम से जानते थे, क्या HRA, ठीक है। ये बहुत ही भैया खतरनाक थे, उस समय से आतंकवादी संगठन के रूप में जाना जाता था। दिए गए दरों और उनके स्थान, दर्रों है, माफ करिएगा, उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, समझिएगा, नहीं कह रहा है, ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। चेता कौन सा जोड़ा सही नहीं है, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, मोबाइल हाँ, मोबाइल बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए भैया, जो जिला जो है यहाँ पर आपके जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और बारालाचा पास कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा पास अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में है, यानी कि ये गलत हो गया। और अगर आप थागाला देखेंगे, थागाला, ठीक है, आपको थागाला कहाँ है, बताइए। तो भैया ये सिक्किम में है, यानी कि आपका दूसरा और तीसरा गलत है, ठीक है।
ठीक है। अब एक मिनट, यहाँ पर बुर्जिल कहाँ पर है? एक मिनट मुझे, एक मिनट चेक कर, एक बार मुझे याद करने दीजिए। ये बुर्जिल पास है कहाँ पर? ठीक है, लेट मी थोड़ा सा। भैया आपका ये तीनों गलत है, क्योंकि बुर्जिल आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, ये आपके पाकिस्तान में पड़ता है, बाल्किस्तान, गिलगित बाल्किस्तान में। चलो, इसी वजह से ये तीनों गलत है। चलो बताओ, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है जो भरतपुर में स्थित है? बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए बताइए। और भैया इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो कि स्टडी विद कौशल के नाम से। अगर आप लोगों ने मुझे मेरे टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किया करिए, और कल से आप लोग को वहां पर बीच में जो आप लोग को क्विज चलती थी, कल से वहां पर आपको चलती हुई दिखेगी। ठीक है, थोड़ा सा बीच में आपको पता ही है क्या कैसे था, तो इसलिए जो है कल से पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी, मतलब कल पीडीएफ मिलेगी आज और कल की। और क्लास भी चल रहा है, और सुबह जो है पॉलिटिक की आपको जो है यहाँ पर रिपीट क्या क्लासेस चलाई जा रही है। ठीक है, चलो बताओ। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान जवाब दिया, वो सही के लिए भरतपुर में स्थित है। आज का आखिरी प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? यानी कि जो भिलाई इस्पात संयंत्र में जो लौह अयस्क जाता है, वो लौह अयस्क कहाँ से जाता है? बताइए, राजनांदगांव, उमरिया, दल्ली, राजहरा, कोरबा, बताइए कहाँ से जाता है? तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या दल्ली राजहरा जवाब दिया, क्या जितने लोगों ने क्या दल्ली राजहरा जवाब दिया है, वो सही कर ले। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या दल्ली राजहरा जवाब दिया, वो सही कर ले। चलिए भैया, इसी के साथ आपकी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर शेयर। इस साथ बाय बाय, टाटा, शी यू, बाय।